देखिए समाज से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। इंटर और मैट्रिक के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, उनका 100 मार्क्स का हिंदी की परीक्षा होती है और उसमें समाज से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो लोग समाज की तैयारी या समाज में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे देखिए समास द्वंद्व जो समास होता है इसका उत्तर का सही उत्तर क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो शब्द आते हैं उन दोनों का महत्व होता है। जैसे भाई बहन है, माता पिता है, दिन रात है, दिन रात, ये भी द्वंद्व समास है। गुरु शिष्य डॉट डॉट आगे भी हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं उनमें दोनों पद की प्रधानता है। गुरु शिष्य दोनों में किसका महत्व आप देना चाहेंगे, गुरु का या शिष्य का? बताइए कि बहुत कोई बोलेंगे कि गुरु का सर महत्व देंगे, गुरु महान है, लेकिन गुरु महान किसके बिना है? बिना शिष्य का तो गुरु महान ही नहीं है। आप इतना भी ध्यान में रख लो कि बिना शिष्य का गुरु महान नहीं बन सकते हैं। आखिर वो कितना भी महान हो वो किसको पढ़ाएंगे? क्लास में चले जाते हो बेंच खाली हो सपोज दैट, तो सोचिए गुरु की महानता हो सकती है क्या? शिष्य ही गुरु की महानता बढ़ाते हैं और गुरु अच्छे गुरु की वजह से शिष्य की महानता बढ़ती है। यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है। ये नहीं कि गुरु के चलते केवल शिष्य की प्रधानता होती है और शिष्य के चलते गुरु, माने दोनों को एक दूसरे का महत्व है। इसलिए अपने जीवन में शिष्य और गुरु दोनों का महत्व है। इसलिए गुरु शिष्य तत्पुरुष समास है। दिन रात आप किसका वैल्यू देना चाहेंगे, दिन का या रात का? दोनों का महत्व है, दिन का भी वैल्यू है और रात का भी वैल्यू है। अगर सिर्फ दिन ही हो रात ना हो तभी भी परेशानी हो सकती है, और केवल रात ही हो दिन ना हो तभी भी परेशानी हो सकती है। दोनों का समय से होना जरूरी है। माता पिता में आप किसका महत्व देते हो, माता का या पिता का या दोनों का? हम दोनों का महत्व देते हैं। इसलिए जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है कि जिस समास में दो पदों के बीच और छुपा हुआ रहता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे भाई और बहन के बीच हैपन किया गया है, यानी यहाँ पे और छुपा हुआ है, इसलिए भाई बहन में क्या है? और छुपा हुआ है, भाई और बहन, इसलिए यह द्वंद्व समास है। माता पिता यानी माता और पिता, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है। किस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है? किस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है? तो तत्पुरुष समास में याद रखिएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है। क्यों होती है? देख लीजिए शब्द राजकन्या, देश सेवा, अंत में देखिए यहाँ पे क्या है? कन्या शब्द है। राज एक साधारण लड़का का नाम है, लेकिन अंत में कन्या शब्द उस राज के साथ जुड़ जाती है तो राजकन्या यानी राजा की कन्या हो जाती है। सोचिए, तो राजा की कन्या, राजकन्या, इनका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है इससे। इसलिए तत्पुरुष समास है। देश सेवा भी एक तत्पुरुष समास है, क्योंकि देश तो अनेक है लेकिन उस देश का महत्व तभी बनेगा जब उस देश में रहने वाले नागरिक जनता अपने देश के प्रति सही सेवा ईमानदारी के साथ करते हैं, तब उस देश का महत्व बढ़ने वाला है। अगर ये सेवा शब्द हटा दिया जाए तो उस देश का कोई महत्व नहीं बढ़ेगा। अंग्रेजी में भी कहावत है, नो पेंस नो गेन्स, बिना सेवा मेवा नहीं। तो याद रखिएगा, आपको अपने जीवन में उचित फल के लिए ईमानदारी के साथ सेवा जरूरी है। आप मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे। मदर टेरेसा, हु वाज मदर टेरेसा? शी वाज द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। मदर टेरेसा जो थी विश्व की एक महान महिला, पूरे विश्व में उनका नाम था, सम्मान था। वो जब मरी थी ना तो हजारों प्लस देश विदेश के लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। लोग देश विदेश के माने अंतिम अलग अलग देश के लोग आए हुए थे उनकी संस्कार में। सोचिए वो कितनी महान महिला थी। क्यों? क्योंकि उनको गरीब लोगों के प्रति, समाज में दलित लोगों के प्रति
एक ईमानदारी के साथ सेवा, उन्होंने सेवा की भावना को जागृत किया था। अपने जीवन में दूसरों के सेवा के प्रति अपनी भावना अपना हमेशा निरंतर वर्क करती रही, जिसके कारण विश्व में तक माने पूरे विश्व में सम्मानित हुई, यानी उनको भारत रत्न इंटरनेशनल कई इंटरनेशनल अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से सेवा बहुत बड़ा शब्द है। इस सेवा का बहुत लोगों को महत्व नहीं पता होता है, लेकिन जिसको पता है ना, वो सेवा ईमानदारी के साथ करता है। और कोई भी सेवा करना चाहिए तो इच्छा रहित होकर करना चाहिए। आपको इच्छा रहित होकर अगर करते हैं सेवा, आशा रहित होकर करते हैं, तो वो सेवा ही आपको उचित मेवा के योग्य बनता है। हम पहले से ही एक माने इच्छा को धारण करके सेवा करते हैं, तो ये सेवा हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, देश सेवा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इतना ही नहीं, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला है दशानन। दशानन जो है, कहने से रावण का बोध होता है, यानी इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, इसलिए दशानन में बहुब्रीहि समास है। जिस शब्द से अन्य पद की प्रधानता होती है या जिस समास से अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी कहेंगे तो सरस्वती जी को बोध हो रहा है। हंस वाहिनी, सरस्वती जी का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या है, कौन सा समास होगा? वीणा पानी में बहुब्रीहि समास। दशानन बहुब्रीहि। लंबोदर कहने से, गजानन कहने से गणेश जी का बोध होता है, इसलिए इस शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास का भी आप पहचान कर सकते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे पहला शब्द पंच है। पंचवटी यानी 5 पौधा यानी 5 पेड़ वाला बगीचा। बरगद का पेड़ जो हो उसमें 5 पौधा लगा हो, 5 बरगद का पेड़ हो, ऐसा बगीचा जिसमें 5 पौधा हो, वो भी बरगद का, तो पंचवटी के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पंच यानी 5 संख्या सूचक शब्द आ रहा है। तो जिस शब्द का प्रथम पद संख्या सूचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्या सूचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपका त्रिभुज, 3 भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं, 3 आ रहा है। चतुर्भुज द्विगु समास है। 4 भुजा वाले बहुभुज क्या है? द्विगु समास है। सप्तर्षि, सप्तर्षि का नाम सुने हैं? अब महर्षि इसमें नहीं आएगा, सप्तर्षि आ जाएगा, लेकिन महर्षि नहीं होगा, याद रखना। तो सप्तर्षि आपका द्विगु समास होगा। क्यों? क्योंकि सप्तर्षि में पहला पद संख्या सूचक है। त्रिदेव है, शतभुज है, अष्टभुज है, नौभुज है, 10 भुज है, चौराहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संख्या सूचक हैं, वो आपको द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। अगला त्रिदेव में कौन सा समास है? तो त्रिदेव, यहाँ पे पहला पद संख्या सूचक है। त्रि का मतलब 3 आ गया। 3 देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहेंगे। तो यहाँ पे तीनों देवों की शक्तियों का सम्मिलन हो वो त्रिदेव हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रि का मतलब क्या हुआ? 3, तो संख्या सूचक शब्द आ गया, इसलिए ये द्विगु समास है। भर पेट, अब भर पेट में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए भर, भर आ गया, ये अव्यय है और पेट क्या है? संज्ञा है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। या जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट। अव्ययी भाव समास पहचानने के अनेकों नियम है। जैसे आपका भर, भर आ गया ना, जिस समास में पहला पद भर लगा हो या जिस शब्द के साथ भर लगा होता है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट, रात भर, दिन भर, इस तरह से हो जाएगा। जिस समास में प्रति लगा हो अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति क्षण, तो प्रति लगा रहेगा, प्रत्येक लगा रहेगा
तो वो समझिए कि अव्ययी भाव समास है। जिस समास में आपका मार लगा रहेगा, जैसे पॉकेट मार, चिड़िया मार, तो इस तरह से मार लगा हुआ है तो वो भी समझ जाना कि अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से पहचान करने का कुछ खास रूल्स होते हैं जिसके आधार पर हम अव्ययी भाव समास की क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। ध्यान रखना कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता रखती है। महात्मा, अब यहाँ पे है महात्मा, महान प्लस आत्मा महात्मा। जिस व्यक्ति की आत्मा महान हो वो जी महात्मा है। महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, क्योंकि महान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का बोध होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो इस तरह से आप लोग को समास का मैं पूरी व्याख्या किया और समास की ये भी आप क्वेश्चन जान लीजिए। समास से रिलेटेड मैं बता रहा हूं तो इतना तो आपको जानकारी हो गया होगा। समास से आगे का कॉन्सेप्ट जानिए। समास से रिलेटेड मैं आपको मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं। इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं समास से, तो आप अगर परीक्षा में पूछ दिया तो आप तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसका आंसर आप कैसे देंगे, या वो तो क्वेश्चन छूट सकता है? नहीं, वो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं छूटने वाला है। इसके बाद देखिए मैं आपको उस लेवल तक की नॉलेज और ज्ञान देने वाला हूं जिससे आप ना ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे ना सब्जेक्टिव छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए समास, समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। आप मेरी बातों को 5 मिनट ध्यान दीजिए, 5 से 10 मिनट में तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा समास का। ध्यान दीजिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा संक्षेपण होता है। क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। अब कहेंगे सर संक्षेपण कैसे हुआ? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण कैसे हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण कैसे हुआ। समास की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। यानी समास का जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में याद रखिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। समास की परिभाषा मैंने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। या देखिए मैं परिभाषा ही लिख देता हूं समास का, आपको दिक्कत नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने विभक्ति चिन्ह, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे राजा की कन्या बराबर में क्या होगा? राजकन्या। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार बराबर घुड़सवार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पानी से चलने वाली चक्की पनचक्की, हवा से चलने वाली चक्की पवन चक्की, यहाँ पे इत्यादि कर दीजिए। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि राजा की कन्या, इसमें दो शब्द एक विभक्ति है और तीनों आपस में मिलकर एक हो गए हैं। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, इसमें भी तीन है, जिसमें एक तीन शब्द है, ये एक विभक्ति है, एक विभक्ति दो शब्द है मिलकर घुड़सवार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हम आपको लिख रहे हैं पानी से चलने वाली पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की को हम क्या कहते हैं? पनचक्की कहते हैं। जिस एरिया में नदी, तालाब, नहर ज्यादा हो, जहां से पानी का निकास ज्यादा हो, उस एरिया में ये चक्की चलती है। पानी उसके टरबाइन पर क्या किया जाता है? गिराया जाता है मोटर के सहारे, और वो टरबाइन को जब नचता है तो चक्की भी उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। पूरी दबाव के साथ, पानी पूरा प्रेशर के साथ उस पे पंखी पर गिराए जाते हैं। तो इस तरह से पानी से चलने वाली चक्की क्या हो जाती है? पनचक्की कहलाती है। तो इसमें देखिए 1 2 3 और एक विभक्ति है, तीन शब्द है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। हिंदी में खासकर इत्यादि ही लिखेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इत्ती से मत लिखेगा क्योंकि हिंदी है। यहाँ पे आपको फ्रेश लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, परिभाषा तो क्लियर हो गया, अर्थ क्लियर हो गया, समास के भेद, समास के प्रकार, समास के प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। शॉर्टकट लिखें, समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 भेद, या भेद या प्रकार एक ही होता है, याद रखिएगा। 6 प्रकार हैं। कौन कौन? अब यहाँ पे 1 नंबर अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। छठा कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपको समास के कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं, या प्रकार समास के 6 भेद होते हैं, और इसमें पहला अव्ययी भाव समास है। अब देखिए, हम सबका व्याख्या कर देते हैं, सबका हम आपको व्याख्या करने वाले हैं। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार मेरा वीडियो देख लिए तो समास का सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। पहला जो है अव्ययी भाव समास, इस समास में जो है 1 नंबर पर लिखा गया है, उसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। पहला जो समास है, पहला अव्ययी भाव समास है 1 नंबर, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद की प्रधानता। दूसरा बाद अथवा अंतिम पद की प्रधानता, बाद अथवा अंतिम पद के प्रधानता। तीसरा अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता। चौथा द्विगु संख्या सूचक शब्द, संख्या सूचक
शब्द और द्वंद्व दोनों पद की प्रधानता, दोनों पद की प्रधानता छठा विशेषण विशेष्य, विशेषण आपका विशेष्य। तो इस तरह से यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ट्रिकली कॉन्सेप्ट से लिखा हूं संक्षिप्त रूप से इस 6 समास के भेदों का अर्थ समझने के लिए कि आप इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे। कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे इसकी परिभाषा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं। यहाँ पे सिस्टम वाइज लिखा गया, यहाँ पे देखिए प्रथम पद की प्रधानता 1 नंबर अव्ययी भाव समास, अगर बाद अथवा अंतिम पद की प्रधानता हो तो तत्पुरुष समास, अन्य पद की प्रधानता हो तो बहुब्रीहि समास, संख्या सूचक शब्द हो तो द्विगु समास, दोनों पद की प्रधानता हो तो द्वंद्व समास, विशेषण विशेष्य का बोध हो तो कर्मधारय समास। अब आपको अगर परिभाषा ही आ जाए, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, आ जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप क्लियर लिख सकते हैं समास की परिभाषा, उसका अर्थ, उदाहरण और उसके प्रकार। दूसरा ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है, या ये भी आ सकता है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पे जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो प्रतिदिन आ जाएंगे, प्रतिवर्ष आएंगे, यथाशक्ति आएंगे, उपवन आएगा, उपवधु आएगा, उपमंदिर आएगा, भर पेट आएगा, रात भर आएगा, दिन भर आएगा। तो इस तरह से पकिट मार आएगा, चिड़िया मार आएगा, इत्यादि शब्द हो सकते हैं अव्ययी भाव समास। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ। दूसरा तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद अथवा अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे आपको राजकन्या हो जाएगा, देश सेवा हो जाएगा, युवराज हो जाएगा, देवराज हो जाएगा, धर्मराज हो जाएगा, इस तरह से इत्यादि कर देना है, 2-3 शब्द डाल इत्यादि कर देना है। तत्पुरुष समास के बाद आपका आता है बहुब्रीहि समास, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे वीणा पानी हो जाएगा, हंस वाहिनी हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, इत्यादि। क्लियर? अब आपका आता है संख्या सूचक शब्द, द्विगु समास, जिस शब्द का प्रथम पद संख्या सूचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास में क्या कहेंगे, संख्या सूचक, जैसे पंचवटी आ जाएगा, सप्तर्षि आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, शतभुज आ जाएगा, अष्टभुज आ जाएगा, नवभुज आ जाएगा, त्रिदेव आ जाएगा, इत्यादि। क्लियर? अब आपका द्विगु समास के बाद आपका आता है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 5 दोनों पद की प्रधानता, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे भाई बहन हो जाएगा, दिन रात हो जाएगा, पुण्य पाप हो जाएगा, गुरु शिष्य हो जाएगा, इत्यादि कर दीजिए। अगर और लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा एग्जाम्पल देने से क्या है, आपको ज्यादा मार्क्स थोड़े मिल जाएंगे। परिभाषा 2-3 एग्जाम्पल इत्यादि कर दीजिए। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, जिस समास से विशेषण विशेष्य का बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण विशेष्य यानी कर्मधारय समास में क्या क्या आएंगे, महात्मा, महापुरुष, नवयुवक, नवयुवक भी आ जाएंगे, नया युवक, नया क्या है, विशेषण है, और युवक क्या है, विशेष्य है। तो इस तरह से अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए देश सेवा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, सेवा शब्द की प्रधानता होती है, याद रखना। अब हम आपसे पूछेंगे दंपति में कौन सा समास है, दंपति, दंपति में कौन सा समास है। अब आप बताइए कि इसमें जो 5 अर्थ बताए हैं इसमें से 6 में से कौन सा
गुण या मैच कर रहा है, किससे मिल रहा है? दंपति। दंपति किसको कहते हैं आप बताइए? दंपति हम क्या इसको कहते हैं? पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। पति पत्नी को दंपति कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे पति पत्नी बीच में हाइफन है, तो ये क्या समास होगा? जिस समास में पति पत्नी में दोनों की प्रधानता होती है, पति के बिना पत्नी कुछ नहीं है, अब पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, पति पत्नी दोनों का महत्व है, दोनों का वैल्यू है, इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? इसमें और पति और पत्नी और छुपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दंपति पति पत्नी को बोला जाता है और इसमें हाइफन है और द्वंद्व समास है। तो अधिकांश लोग दंपति सोचेंगे, दंपति तो साथ पति पत्नी को सूचित करता है, आप इसको बहुब्रीहि में क्यों नहीं रख दिए? दंपति शब्द का अर्थ ही पति पत्नी होता है। क्लियर? अर्थ के हिसाब से यहाँ पे नहीं चला जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसको इंडिकेट करने के हिसाब से नहीं चला जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? दंपति पति पत्नी होते हैं, इसलिए द्वंद्व समास है। अब इसी में आ जाएगा उद्योगपति में कौन सा समास है? उद्योग पति में कौन सा समास है? आप सोचिएगा कि सर जी तो पति वाले पति पत्नी वाले द्वंद्व समास में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे उद्योगपति है वो भी द्वंद्व समास में जाएगा, लेकिन हरगिज नहीं होगा। पति, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें भी पति है इसमें भी पति है, लेकिन फर्क ये है कि इसको अलग अलग कर देंगे, उद्योग और प्लस पति। अनेकों उद्योग है, अनेकों उद्योग है, अलग अलग उद्योग है, लेकिन उद्योगपति जब आता है, एक पति इस शब्द के साथ मिल जाता है, तो इसी उद्योग का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। उद्योगपति का मतलब उद्योगों का मालिक, जो मेन मालिक है, ये मालिक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए उद्योगपति में अंतिम पद की प्रधानता है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कौन में आपको कौन समास है। क्लियर है? दंपति द्वंद्व समास, उद्योगपति तत्पुरुष समास। और हम आपको नए नए शब्द आपके सामने डाल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा प्रैक्टिस इसे करवा रहा हूं। अब मैं बोलता हूं कि वीणा पानी, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी में कौन सा समास? वीणा पानी सरस्वती जी हैं, सरस्वती माता को या सरस्वती जी को बोला जाता है। तो वीणा पानी कहने से अन्य शब्द की प्रधानता होती है। अगर हम यही कहते हैं गजानन, लंबोदर, ये सब भी सब आपको कौन समास होंगे? बहुब्रीहि समास होंगे, क्योंकि गजानन या लंबोदर कहने से गणेश जी का बोध होता है, वीणा पानी कहने से सरस्वती जी का बोध होता है। तो अन्य पद की प्रधानता हो रही है, तो ये कौन समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सा समास है? यहाँ पे सप्त आ रहा है, यानी 7 आ रहा है, संख्या सूचक शब्द आया, संख्या सूचक शब्द 4 नंबर देखिए कौन समास है? द्विगु, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा सप्तर्षि। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सब मिटा देना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाना है, चिड़िया मार, चिड़िया मार में कौन सा समास है? तो चिड़िया मार में देखिए, इसमें मार जो है ना अव्ययी भाव है, अव्यय है, तो मार जिस शब्द के साथ मार लगा रहता है वो अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। तो चिड़िया मार, पॉकेट मार जो आता है, पॉकेट मार, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें मार लगा हुआ है। जिस तरीके से भर वाला है, भर क्या है? अव्यय। अब अव्यय कभी शुरू में आ जाता है, कभी बाद में चला जाता है, तो अव्यय वाला शब्द, अधिकांश शब्द आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे आपका भर पेट हो जाएगा, भर पेट, भर पेट है तो भर लगा हुआ है, रात भर, दिन भर, क्षण भर, ये सब के सब अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। क्लियर है? द्विगु समास समझ में आ गया। संख्या सूचक वाले हैं, बहुब्रीहि अन्य पद की प्रधानता है,
दोनों पद की प्रधानता है, कर्मधारय विशेषण विशेष्य का बोध है। तो हमने आपको सभी समासों का अर्थ समझाया और एक दो चार एग्जाम्पल देकर भी समझाए हैं, क्वेश्चन भी बताए हैं। तो आप लोग को हमें उम्मीद और विश्वास है कि इससे रिलेटेड आपको समास से क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है, दोनों का परिभाषा और एग्जाम्पल। तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास या बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है, द्वंद्व और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। जब आपको छहों की परिभाषा क्लियर हो गया, अर्थ समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो फिर आपको दिक्कत क्या हो सकती है। तो चलिए कृपया आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, कृपया इसको आप लोग नोट करके इसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे और आपके प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे समाज से जुड़ा हुआ आप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमको उम्मीद और विश्वास है कि अगर आप मेरे वीडियो को अगर आप सही तरीके से देख लेते हैं तो समाज का क्वेश्चन आप 100% नहीं छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इससे भी नए नए क्वेश्चन समाज से जुड़ा हुआ लेकर आएंगे और आपको चिंता नहीं करना है। समाज से जुड़ी हुई मेरा एक आध और वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।